नमस्कार, I'm हरप्रीत कौर and I welcome you all to our live and interactive session। जी हाँ, इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे PME विद्या चैनल नंबर 10 पर। हम आपको बता दें, ये सेशन हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है केस स्टडी प्लस असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। अब हमने ये टॉपिक क्यों लिया है इसके बारे में हम जल्दी आपको बताएंगे और इसके अंतर्गत आज हम क्या सीखने और समझने वाले हैं ये भी आपको जल्दी से रिवील करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे इस सेशन को कुछ ही देर में YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी देख पाएंगे जब हम इसे वहां अपलोड कर देंगे। तो लेटर रेफरेंसेस के लिए भी आप इस वीडियो सेशन को यूज़ कर सकते हैं। आज का सेशन जैसे हमने बताया क्लास 10 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और इस टॉपिक पर डिटेल हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी एक्सपर्ट। आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज हमारे साथ है मिस सविता ग्राफ। मैम नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। जी नमस्कार हरप्रीत, और हमारे स्टूडेंट्स को भी नमस्कार। हम आप सबको बताना चाहेंगे मैम कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालरपुर रोड कुरुक्षेत्र से। और इस सेशन में से बहुत से टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं जिनसे जुड़े हुए आपके डाउट्स भी ज़रूर होंगे। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8800440559। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है dth.class10@cert.nic.in। और आज का टॉपिक क्यों यूनिक है, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लास 10th का सिलेबस हम लगभग पूरा कर चुके हैं। तो आज जो हम ये टॉपिक ले रहे हैं एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है? क्या ये कोई मार्किंग स्कीम है या फिर इस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? आज के टॉपिक में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या समझाने वाले हैं? जी बिल्कुल हरप्रीत, आपने क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट पूछा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और आज के टॉपिक में, जैसा कि टॉपिक से क्लियर है, हम डिस्कस करेंगे कुछ एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आपने बोला क्या ये किसी तरह का मार्किंग स्कीम से रिलेटेड है, सो यस, हमारे स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं। वेरियस स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब, एंड डेफिनेटली सीबीएसई एग्जाम्स आर आल्सो गोइंग टू बी कमेंस्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फ्रॉम 15th ऑफ फेब। और मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो होने वाला है 10th मार्च को। और उस पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से 32 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट 32 मार्क्स, क्योंकि 20 क्वेश्चंस रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें से 2 क्वेश्चंस होते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 18+2 का ये सेट रहता है। ओके। इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने बोला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो केस स्टडी का मतलब हुआ कि केस स्टडीज भी रहेंगी। देयर विल बी टोटल 3 केस स्टडीज इन द पेपर, और ये 3 के 3 हर एक केस स्टडी होगी 4 मार्क्स ईच। दैट मीन्स टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ से? 12 मार्क्स। तो 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू 18+2 प्लस दीज 12, तो 32 मार्क्स का मतलब हो जाता है 80 में से एक अच्छी सी परसेंटेज जो रहने वाली है वो रहने वाली है फ्रॉम दिस टॉपिक 40%। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स को पूछे जाएंगे। राइट मैम, अब जैसे आपने बात करी केस स्टडी है या रीजनिंग है, ये हम तभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमने मैथमेटिकल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझा हो। तो मैम आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ से आप शुरुआत करेंगे और क्या ये चैप्टर 1 आप करने वाले हैं? तो इसका क्या रियल लाइफ रियल टाइम एप्लीकेशन है वो भी आप हमें थोड़ा सा समझाएं, और उसके बेस पे फिर हम किस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है उस पर मैम हम चर्चा करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, तो आपने बोला कि चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अ फैक्ट। हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स विच इज योर चैप्टर 1, और हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स का रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी कहाँ कहाँ पर है। वैसे तो पूरी लाइफ जो है वो रियल नंबर से मिलकर ही, अगर मैं कहती हूँ कि बनी है, रियल नंबर्स की एग्जिस्टेंस जो है उसे कहीं भी हम डिनाई नहीं कर सकते। जी, तो शुरू करते हैं। डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? देखिए, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स
इंटीजर्स, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। बहुत डीप में अगर हमारे व्यूअर्स इस टॉपिक को जानना चाहते हैं, दे विल हैव टू गो थ्रू द वीडियोस ऑफ द सेशंस वन बाय वन। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th रियल नंबर्स में बेसिकली हमारे व्यूअर्स क्या क्या पढ़ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे जी। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को पूछे जाने वाला है। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम? इट सेज कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, लेट इट बी 14 और इट इज 12, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो कोई भी ऐसा कॉम्पोजिट नंबर अगर हम चाहें तो उस कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल अभी लेंगे, 6 को आप लिख सकते हैं 2 times 3, या फिर आप लिख सकते हैं 3 times 2 जी। तो इसके सिवा अगर कोई भी बच्चा लिखता है 6 is equal to 2 times 5, तो ही इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यानी ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। अगर कोई कुछ भी अलग आंसर लिख रहा है, दैट मीन्स उसने अलग किया है, नहीं तो पूरे वर्ड में द फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक। सिर्फ प्लेसेस आगे पीछे कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता जी। नाउ नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम हमारे व्यूअर्स सीखेंगे या सीख चुके हैं कि किस तरह से HCF निकालते हैं, किस तरह से LCM निकालते हैं ऑफ गिवन नंबर्स। समटाइम्स 2 नंबर्स गिवन होते हैं, समटाइम्स 3 नंबर्स गिवन होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। और ये नंबर्स जो है रिलेटेड टू रियल लाइफ, जैसे कि आपने भी बोला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अभी जब डिस्कस करेंगे तो किस केस में हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, हम अच्छे से जानेंगे। Then if p is a prime number, let us take it as a small p, and it divides a square. अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली, जैसे कि हम 2 की बात करते हैं, 2 16 को डिवाइड करता है, 2 के टेबल पर डेफिनेटली 16 आता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करते हैं। और 16 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इन दैट केस p also divides a, that means 2 also divides 4। और ये एक थ्योरम है जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं हमारे बच्चे टू प्रूव why an irrational number is irrational। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने मार्क किया है √2 is an irrational number। डियर व्यूअर्स भूलिएगा नहीं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी, मल्टीपल चॉइस एंड के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, लेकिन जो थ्योरम यहाँ पर लिखी है √2 is an irrational number, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप बच्चों को पूछा जा सकता है हरप्रीत जी के √2 को इरेशनल प्रूव कीजिए, या फिर √3 को, या फिर 7 + √5 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में 2 और 3 मार्कर्स में बच्चों के लिए सामने निकल कर आता है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दैट 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power n end with the digit 0 for which value of n। यानी अब अगर हमें याद है कि किन नंबर्स को नेचुरल होल नंबर्स इंटीजर्स कहते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power n end with the digit 0 किस केस में होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे। डेफिनेटली मैं 2 और 5 दोनों की पावर सेम लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों की पावर सेम लिखी है, n and n। So what I am getting from here, I am able to say that the value is equal to 100। ऐसे ही अगर हम n के प्लेस पर 4 लिख लेते हैं, so what we are getting in that case, 2 raised to the power 4 becomes 16 and 5 raised to the power 4 becomes 625 and definitely 6 times 5 is whatsoever the number is, but उसका ones place digit जो है वो क्या रहने वाला है, that is again 0। okay? तो आप देखिए इन दोनों ही केसेस में मैंने कैसे नंबर्स पुट किए हैं इन द प्लेस ऑफ n जी। दोनों केसेस में ही नेचुरल नंबर्स पुट किए हैं, 2 4 इसी तरह से 5 7 8। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंप्लीट जो नंबर है दैट एंड्स विद द डिजिट 0। अगर हम इंटीजर्स ले लेते हैं तो उस केस में हो सकता है पावर नेगेटिव भी ले सकते हैं, 2 raised to the power -1 multiplied by 5 raised to the power -1। in that case वो एक फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, which will not end with the digit 0, that will be 0.1।
इसी तरह से रियल नंबर्स में रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स काउंट हो जाते हैं, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है दैट विल बी ऑल द नेचुरल नंबर्स। जी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हरप्रीत जी, जिसमें हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो मार्क्स डिडक्ट करवा लेते हैं। ओ जी। तो अपने बच्चों को ये जरूर हम सलाह देना चाहेंगे कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक अच्छी सी प्रैक्टिस जरूर दें बिफोर देयर एग्जाम्स। बिल्कुल। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिस नंबर से अगर हम 70 को डिवाइड करें जी। या फिर 125 को डिवाइड करें, ये नंबर मिसिंग है, डिवाइजर इज मिसिंग। दोनों ही केसेस में एक बार 5 एज रिमाइंडर बचना चाहिए और एक बार 8 एज रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, या इसको बहुत ही ज्यादा हम लेम मैन की तरह भी अगर सोचते हैं कि जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों से छोटा होगा या इनसे बड़ा होगा। डेफिनेटली छोटा होगा, क्योंकि इनसे बड़ा नंबर तो इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा। Right. जैसे हम 5 से 10 को डिवाइड कर पाते हैं, 5 से 15 को डिवाइड कर पाते हैं। तो दोनों केसेस में रिमाइंडर बचना चाहिए 5 एंड 8। So if you subtract 5 from 70, you are getting 65, and 125 से अगर हम 8 को subtract करते हैं, we are getting 117। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वो नंबर चूज करना है जो 65 एंड 117 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। और एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब हुआ कि बच्चों को कैलकुलेट करना होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 65 एंड 117 HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस सी कि दोनों ही नंबर्स किस टेबल से डिविजिबल हैं। जैसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, दैट विल बी मच गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स। लेट अस डिस्कस इट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओनली। 65 definitely it is divisible by 5 and it is equals to 13 times 5 और 5 times 13। इसी तरह से 117 अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, we are able to say it is 39। again 3 times 13 is 39। तो दोनों ही केसेस में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली 13। यानी इन दोनों ही नंबर्स के लिए HCF हुआ 13, therefore 13 is the correct ऑप्शन। अब अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे 70 को, सो रिमाइंडर विल बी 5, और अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे 125 को, सो रिमाइंडर विल बी 8। तो जब भी रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बेटर है हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लें रिमाइंडर्स को, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उन दोनों का HCF कैलकुलेट करें। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6370। ये एक नंबर है जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो वैल्यूज आ रही हैं, ये हैं 2 raised to the power m मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power n मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power k इंटू 13 raised to the power p। और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है m प्लस n प्लस k प्लस p। तो ये क्वेश्चन अभी m, n, k एंड p चार ऐसी वैल्यूज हैं जो होंगी कांस्टेंट सी, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये वैल्यूज अभी नहीं पता कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। दे विल सिंपली गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। सो इफ यू गो फॉर 2 times 3, 2 times 1, then 2 times 8 and 5, अगेन हम देख सकते हैं दिस नंबर 3185 डिविजिबल है 5 से, 5 times 6, then 5 times 3, then 5 times 7। अगेन 637, 63 और 7 को अगर आप इस तरह से व्यू करेंगे तो 7 से डिविजिबल है। और एक हिंट हमारे व्यूअर्स को यहाँ से भी मिल सकता है कि इस नंबर के फैक्टर्स में 2 भी पक्का आ रहा है। 5 इज देयर, 7 इज देयर, 13 इज देयर। 97 अगेन 91 इट इज, अगेन 7 से डिविजिबल होने की वजह से वी आर एबल टू गेट दैट 7 times 13 is 91। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग दैट 6370 दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13। अभी 2 सिंगल टाइम आ रहा है, दैट मीन्स इट इज 2 raised to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1
इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13 रेज टू द पावर 1। और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं m की वैल्यू क्या है ऑन कंपेरिजन, इट इज इक्वल्स टू 1, n equals to 1, 7 raised to the power k, here it is 7 square, so k is equal to 2 and p is equal to 1. So finally हमें कैलकुलेट करना था the sum of all these four values, that is equals to 1 plus 1 plus 2 plus 1, which is providing us 5. Therefore the answer or correct option for this question is option number D. राइट। Here is the next question. ये हम अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप YouTube के माध्यम से देखेंगे तब आप वहां पर कमेंट जरूर कीजिए व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप अभी देख रहे हैं आप हमें अपने आंसर्स भेज सकते हैं। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि इसमें क्विकली आपको सॉल्व करना होता है और आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आप ये प्लीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ज़रूर गलती ना करें, क्योंकि इनमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां हम 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि फोबिया नहीं रखना, या। मैथ्स को लव जरूर करें, मार्क्स फिर भी सेकेंडरी रह जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सो अभी डिस्कस करेंगे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन टू अस। हमें दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, जिन्हें हमारे व्यूअर्स फॉलो करेंगे और बताएंगे असर्शन और रीजन को पढ़ते हुए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जी तो इस स्लाइड पर चारों ऑप्शंस लिखे गए हैं, एक बार ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर लें। एग्जामिनेशन में भी ये ऑप्शंस इसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन ऑप्शन बी इज बोथ आर ट्रू, रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऐसा भी पॉसिबल है दैट असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन दैट असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो हम अभी अपने क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जी हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, दिस इज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। ओके। सो पॉलिनोमियल्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक विच इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। असर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी हमारे व्यूअर्स को पूछा गया था इन देयर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, there are some more slides. और इस तरह से आपको काफ़ी हिंट्स भी मिल जाते हैं कि आपको किस तरीके से एक मार्किंग स्कीम मिल रही है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और रियल टाइम एप्लीकेशंस की या रियल लाइफ एप्लीकेशंस की हम बात इसीलिए करते हैं ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो तो केस स्टडीज़ को समझने में या असर्शन और रीजनिंग को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा होगा और उसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं तो आप बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैम हमारे पास आज रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और अगर समय बचता तो हम पॉलिनोमियल्स पर भी ज़रूर कुछ देख लेंगे। और क्या आप हमें रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ भी बताने जा रहे हैं? जी बिल्कुल सिमरन जी, हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज, बट उससे पहले मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच इज देयर इन आवर प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन। और ये क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन हियर इज दैट, लेट अस गो फॉर द स्लाइड शो। जी, क्वेश्चन इज दैट इफ 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power n is equal to 6 raised to the power n. This is given as the assertion that 6 raised to the power n that is equals to 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power n। और इसके लिए और साथ में लिखा गया है it ends with the digit 0। और रीजन जो है, रीजन हमें क्या दिया गया है? रीजन इज दैट एवरी नंबर और एवरी कंपोजिट नंबर एंड्स विथ 0, एंड्स विथ 0। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? असर्शन में अगर हम देखते हैं द नंबर 6 raised to the power n इज गिवन, सो 6 raised to the power n को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं?
2 raised to the power n multiplied by 3 raised to the power n, not 5 raised to the power n. ओके, और रीजन उसने दिया है एवरी कंपोजिट नंबर एंड्स विद द डिजिट 0. ये भी सच नहीं है, क्योंकि 14 के लिए वंस प्लेस डिजिट इज 4. 60 वो भी एक कंपोजिट नंबर है, बट उसके लिए वंस प्लेस डिजिट इज 6. सो यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही ठीक नहीं है, बोथ आर रॉन्ग. इसी तरह से एक क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है दैट एनी नंबर 15 is equal to 3 into 5. This is given to us. The prime factors of 15 is equal to 3 into 5, and the reason for this are given that the prime factors of 5 are 1 and 5. So हमारे व्यूअर्स सोचते हैं कि ये जो रीजन गिवन है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 and 5, दिस इज करेक्ट. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. अगर यहाँ प्राइम वर्ड ना लिखा होता, इस वर्ड में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है दैट दिस वर्ड प्राइम इज रिटन हियर. ओके, अगर प्राइम ना लिखा होता, सिर्फ लिखा जाता द फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 and 5, इन दैट केस ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होती जी. बट प्राइम फैक्टर्स के केस में 1 डेफिनेटली फैक्टर तो है 5 का, लेकिन वो प्राइम नहीं है. दैट्स व्हाई द रीजन आर इज नॉट true here. In that case, what will we say? That the assertion is true and the reason R is false. Okay. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड. ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को सुनना होगा और बहुत ही अच्छे से इसको केयरफुली सुनते हुए हियरिंग हैबिट्स के साथ साथ ब्रेन तक पहुंचाएंगे. द क्वेश्चन इज अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. और ये subjects कौन कौन से हैं? These are 3 subjects: mathematics, हिंदी and English. वहाँ पर educators हैं of the subject हिंदी. 60 educators are there. If we talk about the subject, let us write this question here only. Right. Educators of the subject हिंदी, English and mathematics. For the subject Hindi, there are total, as we say, that 60 educators are there. For English, there are total 84 educators, and for mathematics, there are total 108 educators. और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस सेमिनार में, if in each room the same number of participants are there, then what is the maximum number of participants that can be accommodated in a particular room for all the 3 subjects? Okay. तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, हमारे व्यूअर्स को ऑब्जर्व करना है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैलकुलेट करने के लिए उन्हें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर HCF वो कैलकुलेट करेंगे जी. यानी 60 के फैक्टर्स लिखते हैं, दैट इज 2 टाइम्स और 3 into 5. इसी तरह से 84 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 7, बिकॉज इट इज 12 times 7. सो 12 के फैक्टर्स करना इजी है, 2 into 2 into 3. इसी तरह से 108 आप मेंटली सोच सकते हैं दैट 12 9s are, तो 12 को अगर फैक्टराइज करते हैं 2 into 2 into 3 और 9 को अगर फैक्टराइज करते हैं 3 into 3. सो व्हाट इज द आंसर फ्रॉम हियर? कॉमन नंबर्स हमारे व्यूअर्स सिलेक्ट कर लेंगे एंड देयर विल बी 2 times 3 विच इज इक्वल्स टू 12. सो द HCF is equal to 12, यानी कि maximum number of educators in each room will be 12. राइट मैम. जी ठीक, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं है हमारे पास अब, तो हमको यहाँ पर सेशन वाइंड अप करना होगा. बट हम फोर्थ कमिंग सेशंस पे हम और क्वेश्चंस ले सकते हैं रियल नंबर्स से रिलेटेड, और उसके बाद हम नेक्स्ट पर जा सकते हैं. बट आज के लिए मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस और केस स्टडीज़ को ध्यान से समझते हुए सॉल्व करना है. आपके समय के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी हरप्रीत जी, थैंक यू. और मैं ज़रूर चाहूँगी इस समय में हमारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, साझा करें. राइट, एब्सोल्युटली.
तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का सेशन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था और टॉपिक था केस स्टडी प्लस असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। सेशन को अब यहाँ पर हम क्लोज करते हैं और जल्दी से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट दिस कंपटीशन विच इज़ ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कंटेंट कंपटीशन। आज इसकी लास्ट डेट है। प्लीज़ आप cit.ncert.gov.in हमारी वेबसाइट पर जाके एडिशनल डिटेल्स लें या फिर QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और अपनी एंट्रीज जल्द से जल्द हमें भेजें। अब हम एक नज़र डालते हैं प्रोग्राम शेड्यूल पर, कौन कौन से प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं और कौन से आप देखने वाले हैं। जी हाँ, फिलहाल हमने अपना सेशन ख़त्म किया है मैथमेटिक्स का। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे सोशल साइंस का हमारा लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन। साइमल्टेनियसली आप हमारा मनोदर्पण परिचर्चा भी देख रहे हैं। 4 to 5 PM हमारा टाइम है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जिसमें हम बात कर रहे हैं वेबिनार सीरीज़ की ET एंड ICT टूल्स की। 5 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे सेशन सहयोग और 5:30 का समय रहेगा हमारे सेशन स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट का। With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. Namaskar.